Hello students, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome back. In this particular video, we are going to start with the grammar solutions of your chapter instead of the war drum, which is the B section of the 6th unit of your book English Channel. So let's begin. What do we have here? We have clauses. अब आपको क्लॉजेस ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ कि क्लॉजेस क्या होते हैं और कौन कौन से दो टाइप के क्लॉजेस होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके अलावा कि क्लॉज के टाइप्स क्या क्या होते हैं, नाउन क्लॉजेस, एडवर्ब क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस, वर्ब क्लॉजेस, ये सारा कुछ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अगर आपने ये सारी वीडियो जो प्लेलिस्ट में इसके पहले है वो नहीं देखी है तो फर्स्ट वॉच इट एंड देन वी विल डू दिस क्वेश्चंस। अदरवाइज क्या होगा, आपको ये हो सकता है डिफिकल्ट लगे। दो आई एम अगेन गोइंग टू रिकैपिचुलेट बट स्टिल सेइंग सो। नाउ व्हाट इज अ क्लॉज? क्लॉज मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, ये कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अब कुछ क्लॉजेस होते हैं जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं, उनको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो एक एग्जांपल के लिए आई कैन राइट हियर दो इट इज रेनिंग he is going out to play. Though it is raining, he is going out to play. बारिश हो रही है फिर भी वो जो है बाहर खेलने जा रहा है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को देखो, he is going out to play। ये कंप्लीट सेंटेंस है, सब्जेक्ट क्या है, ही है, वर्ब क्या है, इज गोइंग वर्ब है आपका। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ही इज गोइंग आउट टू प्ले। ओके, लेकिन अगर मैं बोलूँ दो इट इज रेनिंग तो आप बोलोगे हाँ तो क्या, दो इट इज रेनिंग तो क्या? तो दो इट इज रेनिंग जो है ये एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। मतलब ये इसमें भी आपके पास सब्जेक्ट है और इसमें भी आपके पास वर्ब है, लेकिन उसके बाद भी ये किसी और पे डिपेंड करता है और वो डिपेंड करता है इस इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। ये किस पे डिपेंड करता है? ये इस इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है अपने मीनिंग को कंप्लीट कराने के लिए। क्लियर? तो ये होते हैं आपके डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉजेस आर जॉइंड टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बाय बोथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? हम ऑलरेडी कंजंक्शंस देख चुके हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जैसे कि बिकॉज या एज सून एज या सो दैट, ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? विच, हुज, whom, ये सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो इनकी वजह से आप इनको ऐड कर पाते हो। अब हम एक बार स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट अ क्लॉज इज a group of words that has both a subject and a verb. Clauses can be of two kinds, independent जो कि main clause होता है, dependent जिसे subordinate clause कहते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है ये आपका मेन क्लॉज है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों कभी इसकी तरह ऐड करूँगा या उसकी तरह ऐड करूँगा। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको किसी की ज़रूरत है, तो कभी ये नाउन की तरह ऐड हो जाता है, कभी ये एडवर्ब की तरह ऐड हो जाता है या एडजेक्टिव क्लॉज की तरह ऐड हो जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे आपको क्या करना है? अंडरलाइन द क्लॉजेस इन दीज सेंटेंसेस। अब आपको इन सेंटेंसेस में क्लॉजेस को अंडरलाइन करना है। ही बिल्ट अ नंबर ऑफ स्तूपास। ही बिल्ट अ नंबर ऑफ स्तूपास। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इसमें आपके पास सब्जेक्ट है ही और आपके पास जो वर्ब है वो है बिल्ट, और ये बिल्कुल एक कंप्लीट सेंटेंस है। उसने एक बहुत सारे स्तूपास बनाए विच आर बिलीव टू होल्ड द रेलिक्स ऑफ द बुद्धास, और जहां बिलीव किया जाता है कि वो बुद्धा के रेलिक्स को होल्ड करते हैं। विच आर बिलीव टू होल्ड द रेलिक्स ऑफ द बुद्धा, ये एक और सेंटेंस है जो कि डिपेंड करता है इस सेंटेंस के ऊपर। तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। विच आर बिलीव्ड, व्हाट आर बिलीव्ड, तो उन्होंने यहाँ पे स्तूपास की बात हो रही है। क्लियर? तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है हमने यहाँ पे। इन ऑल 35 such inscriptions have been found which are collectively referred to as Ashoka's edicts। तो टोटल 35 inscriptions मिले हैं जो बिलीव किए जाते हैं कि अशोका के जो हैं एडिक्ट्स हैं,
जिन्हें अशोका का एडिक्ट्स कहा जाता है। तो अब आप यहाँ के क्या बोलोगे? इन ऑल 35 सच इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड। टोटल जो है 35 ऐसे इंस्क्रिप्शंस फाइंड किए गए हैं। बहुत सही, वेरी गुड। कंप्लीट आंसर है, यस बिल्कुल कंप्लीट है। 35 सच इंस्क्रिप्शंस जो आपके हैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फाउंड, हैव बीन फाउंड जो है ये आपकी वर्ब की भी बात हो गई है। टोटल इंडिपेंडेंट क्लॉज है which are collectively referred to as अशोका's edicts, जिन्हें collectively अशोका के edicts कहा जाता है। किन्हें? मतलब ये सेंटेंस इस सेंटेंस पे डिपेंड करता है, राइट? तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। There was one kingdom in the east of India that still refused to submit to him. तो अभी भी ईस्ट ऑफ इंडिया में एक और किंगडम था जिसने मना कर दिया था कि नहीं भैया, हमें आपके अंडर में नहीं आना। So there was one kingdom in east of India. There was one kingdom in east of India. ठीक है, बिल्कुल सही। ईस्ट ऑफ इंडिया में एक किंगडम था that, जिसने still refused to submit to him। तो ये जो है ये आपका अगेन ये दूसरा क्लॉज है। ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट। दिस वॉज द किंगडम ऑफ कलिंग which covered the present day northern Andhra Pradesh and most of Orissa. This was the kingdom of Kaling. ये है आपका independent clause। बाकी यहाँ से जो पूरा relative pronoun के बाद आ रहा है ये हो गया आपका dependent clause। मतलब आपने पहले सेंटेंस में बहुत नॉर्मली बता दिया ये कलिंग का किंगडम है जो कि आज की डेट में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को कवर करता है। When he was a young prince, Ashoka's nickname was Chandashoka। अब यहाँ पे देखो, when he was a young prince, जब वो एक यंग प्रिंस थे तो क्या हुआ? तब क्या हुआ नहीं पता। ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि ये डिपेंड करता है। अशोका का निकनेम था चंड अशोका। यहाँ ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्लियर? The edicts that survive say that as many as 1 lakh people were killed in the war। अब द एडिक्ट्स दैट सर्वाइव से, एडिक्ट्स जो सर्वाइव कर चुके थे उन्होंने कहा, क्या कहा? दैट एज मेनी एज 1 लाख पीपल वर किल्ड इन द वॉर। तो यहाँ पे ये हो गया आपका द एडिक्ट्स दैट सर्वाइव से व्हाट, क्या बोलते हैं वो? तो दैट एज मेनी एज 1 लाख पीपल वर किल्ड इन द वॉर। तो यहाँ पे भी हो गया आपका as many as 1 lakh people were killed in the war। ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? अब आते हैं हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में। तो कोई भी सेंटेंस जो होता है उसको आप 3 कैटेगरीज में डाल सकते हो। अगर वो या तो सिंपल सेंटेंस होगा या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस मतलब उसमें एक ही क्लॉज होगा, मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब और कुछ नहीं। कंपाउंड सेंटेंस मतलब उसमें एक से ज़्यादा क्लॉज हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं वो। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल देख लो, एम्परर अशोका फॉट ब्रेवली। वेरी गुड। सब्जेक्ट है हमारा एम्परर अशोका और वर्ब है हमारा फॉट। कैसे उन्होंने किया? एकदम ब्रेवली फाइट किया। एक सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब, ये होता है सिंपल सेंटेंस। जब आते हो आप कंपाउंड सेंटेंस में, तो कंपाउंड सेंटेंस में आपके 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जिसको आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन करते हो। मतलब आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक पाइनएप्पल। अब ये दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। इनको अगर मुझे ज्वाइन करना है तो मैं बोलूँगी आई लाइक पाइनएप्पल एंड आइसक्रीम। तो यहाँ पे मुझे 2 कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अगर मैं ज्वाइन कर रही हूँ तो उसे बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि एम्परर अशोका फॉट ब्रेवली एक कंप्लीट सेंटेंस है। ही डिफीटेड द कलिंगा आर्मी, कलिंगा नहीं कलिंगा आर्मी, ही डिफीटेड द कलिंगा आर्मी, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। और हमने यूज किया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया एक कंपाउंड सेंटेंस। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होता है, उसके साथ डिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसको या तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ और या तो रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल्स देखे उनके साथ आपको ऐड करना पड़ता है, ज्वाइन करना पड़ता है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज एन, उनके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो ज्वाइन किया जाता है एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस से। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को आप यूज करोगे जैसे कि एज, आफ्टर, ऑल्दो, बिफोर, बिकॉज, सच,
as, whether, where, unless, until, though, when और while, या आप relative pronouns को यूज करोगे जैसे कि which, who, whose, whom और that. The soldiers respected Emperor Ashoka. Soldiers जो थे वो Emperor Ashoka को respect करते थे. क्यों? He was a good leader. क्योंकि he was a good leader. Because he was a good leader. तो यहाँ पे जो है the soldiers respected Emperor Ashoka. He was a good leader. अगर आप देखोगे ये दोनों अपने आप में complete sentence है. एक्चुअली देखा जाए तो दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हैं, लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस दूसरे का रीजन बता रहा है. अब यहाँ पे आप इसको हटा के फॉर भी लिख सकते थे और ये बन जाता आपका एक सिंपल कंपाउंड सेंटेंस. क्लियर? अब आते हैं हम use words from the help box to combine the pairs of simple sentences to form complex sentence. अब simple sentences, दो simple sentence दिए, इन्हें complex sentence बनाना है. चलो बनाते हैं, complex करते हैं. I am quite sure you are hiding something. मुझे पक्का पता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो. कि तुम कुछ छुपा रहे हो. That you are hiding something. I saw a man. The man has written this book. मैंने उस आदमी को देखा जिसने ये बुक लिखी हुई है. I saw the man who has written this book. I saw a man. अब यहाँ से the man हट जाएगा. Who has written this book. यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? Who लिख देंगे. The girl injured herself. She fell off the bicycle. तो वो लड़की को चोट लग गई जब वो बाइसिकल से गिर गई. So the girl injured herself when she fell off the bicycle. Please read the document carefully. Please sign it. So please read the document carefully before you sign it. So यहाँ पे क्या आ जाएगा? Before you sign it. He was selected in the team. He wasn't in good form. मतलब वो अच्छे फॉर्म में नहीं था, वो अच्छा नहीं खेल रहा था, फिर भी वो टीम में सिलेक्ट हो गया. So you can say he was selected in the team although he wasn't in good form. Clear? Okay? अब इसके आंसर्स देख लेते हैं. ये रहे हमारे पास इसके आंसर्स. तो आपने यहाँ पे यूज किया है that, who, when, before and although. नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. अब आता है आपके पास, यहाँ पे आपके पास और सेंटेंसेस हैं और आपको क्या करना है? कंपाउंड सेंटेंस बनाना है. ये चार जो आपके पास वर्ड्स हैं इनको यूज करके दो सेंटेंसेस को ऐड करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना है. आई पुट द ज्यूल्स इन द अलमीरा. मदर लॉक द अलमीरा. तो आप सिंपली बोल सकते हो आई पुट द ज्यूल्स इन द अलमीरा सो मदर लॉक द अलमीरा. इसलिए मेरी मम्मा ने उसको लॉक कर दिया. There was a leaky tap to fix. मतलब एक जो है लीकी नल था, नल जो था वो बह रहा था या नल जो था उसमें लीक कर रहा था, उसको फिक्स करना था. He called the plumber. तो एक लीकी टैप को फिक्स करना था, इसीलिए उसने एक प्लम्बर को बुला दिया. तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? यहाँ पे भी आपने सो यूज किया. तो इधर भी अपन ने सो यूज किया, इधर भी अपन ने सो यूज किया. नेक्स्ट है दे वॉन्टेड टू वॉच द मैच. देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी. वो लोगों को मैच देखना था लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी. तो यहाँ पे क्या आएगा? बट देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी. द बॉय हैड एन एग्जाम द नेक्स्ट डे. द बॉय वॉज स्टडिंग. उसका अगले दिन एग्जाम था इसलिए वो पढ़ रहा था. सो अब यहाँ दो द बॉय फिर से नहीं लिखेंगे, ही लिख देंगे. सो ही वॉज स्टडिंग. So he was studying. समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. We had failed twice previously. We were confident of succeeding this time. हम दो बार फेल हो चुके हैं लेकिन हमें कॉन्फिडेंस है कि इस बार हम पास हो जाएंगे. We can eat sandwiches in home. At home होना चाहिए ये. हम लोग या तो घर पे सैंडविचेस खा सकते हैं या हम लोग बाहर जाके पिज्जा खा सकते हैं. तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? या मतलब ऑप्शन है तो और लग जाएगा. ये हो गए अपने आंसर्स गाइस. बट और वी कैन ऑल्सो गो आउट फॉर द पिज्जा. क्लियर? अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है. राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग हाउ ऑर्डिनरी सिटीजन्स एज वेल एज दोज हु गवर्न देम कैन लर्न फ्रॉम अशोका's लाइफ एंड हिज टीचिंग्स.
तो अब आपको एक एडिटर को लिखना है, न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना है, मतलब हम एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। अब इस फॉर्मल लेटर को आप, हो सकता है आप अशोक की लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो, उनकी टीचिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो, और आपको लगता है कि आज इस मॉडर्न एज में अगर लोग अशोका के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो जो हमारे ऑर्डिनरी लोग हैं, जैसे हम जैसे आम जनता, मैंगो पीपल, और उसके अलावा जो लोग हमें गवर्न कर रहे हैं, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, उन दोनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। और इस चीज़ से रिलेटेड आपको अपने जो एडिटर है आपकी जो भी मतलब सिटी में कोई भी जो अच्छा न्यूज़पेपर है या कोई मैगजीन है, तो उसके एडिटर को आपको लेटर लिखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं हम इस लेटर को कैसे लिखेंगे। थोड़ा बड़ा लेटर है। ओके, सबसे पहले आपने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस हो गया। इसके बाद डेट आ गई, डेट का फॉर्मेट बिल्कुल सही है। फिर हमने क्या लिखा, रिसीवर्स का एड्रेस, मतलब जिसको हम भेज रहे हैं उसका भी हमने एड्रेस लिख दिया। क्लियर? अब सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट क्या है, वे ऑफ लाइफ दैट वी कैन लर्न फ्रॉम अशोका's लाइफ एंड टीचिंग्स। तो एक जिंदगी जीने का तरीका जो हम अशोका की लाइफ और उनकी टीचिंग से सीख सकते हैं। अब स्टार्ट किया है, रिस्पेक्टेड सर। अब मैं इसको रीड कर रही हूँ, यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट so that you can later आप उसको you can go through it again. I seek to express my views on the various aspects of Ashoka's life and his teachings and how ordinary citizens and those who govern them can learn and attain a better way of life. तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है इंट्रोडक्शन में, जिसमें आपने बता दिया कि मैं अपने व्यूज रखना चाहता हूँ किस चीज़ पे, जो अशोका की लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स हैं और उनकी टीचिंग है, और किस तरीके से आम जनता को और जो लोग जो गवर्न कर रहे हैं वो किस तरीके से एक बेटर वे ऑफ लाइफ पा सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। Certain new age truths find resonance in Ashoka's life which shall be put forward. मतलब आज की डेट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अशोका की लाइफ से मेल खाती हैं और मैं उनको सामने रखना चाहता हूँ। द फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ रिफॉर्मेशन। मैं पहली चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है सेल्फ रिफॉर्मेशन। सेल्फ रिफॉर्मेशन इज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म वन सेल्फ फ्रॉम बैड to good and good to better by self introspection. सेल्फ रिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हम किस तरीके से खुद को बुरे से अच्छा और अच्छे से बहुत अच्छा बना सकते हैं अगर हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। मतलब अगर हम अंदर झांकें, खुद के अंदर झांक के ये देखें कि हम क्या काम सही कर रहे हैं, क्या काम गलत कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आप अपने आप को एनालाइज करते हो। The introspection included meditating on faults and mending ways to bring out the desired change. और ये इंट्रोस्पेक्शन आप किस तरीके से कर सकते हो, आपने जो गलतियां करी हैं उनमें मेडिटेट कर सकते हो, मतलब उनके बारे में विचार कर सकते हो और सोच सकते हो कि किस तरीके से आप इन गलतियों को सुधारोगे। एंड मेंडिंग वेज, और अपने आप को सही करो ताकि आप एक जो चेंज लाना चाहते हो खुद में या सोसाइटी में वो आप ला सको। Thus, while he earlier preached war, the reformed Ashoka believed in peaceful communication. तो इसी तरीके से जैसे इनिशियली अशोका वॉर में बिलीव करते थे, उन्हें चंड अशोका कहा जाता था, लेकिन लेटर he believed in Buddhism, he believed in peaceful communication instead of war. Second major learning from Ashoka's life is effective communication. दूसरी जो major learning है वो है effective communication, the use of latest communication tools to express one's thoughts forcefully and effectively, an idea which would certainly appeal to a generation hooked to social media. अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उनका था इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसके लिए आप लेटेस्ट कम्युनिकेशन टूल्स को यूज़ करो ताकि आप अपने थॉट्स को इजीली एक्सप्रेस कर सको और जिसमें आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की जनरेशन के लिए जो कि सोशल मीडिया पे हुक हो चुकी है। One cannot dismiss Ashoka's smart use of foreign policy to ensure peace on borders as he named 5 contemporary Greek rulers with whom he maintained contact after his conquest of Kalinga. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं अशोका जो थे वो बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने फॉरेन पॉलिसीज़ बनाई थी जहाँ उन्होंने मेक श्योर किया था कि फॉरेन जहाँ से जिनके साथ उन्हें ट्रेड करना है, रिलेशन रखने हैं, उसमें कभी भी वो झगड़ा नहीं करें। मतलब उनको पीस क्रिएट करना था बॉर्डर पे,
इसके लिए कलिंगा वॉर के बाद भी जो ग्रीक रूलर्स थे, अब उनको अपना राज्य तो चलाना था ना, तो ग्रीक रूलर्स थे, उनके साथ वो कांटेक्ट में थे और उनके साथ पीसफुल कांटेक्ट में थे। Ashoka seems to be the first Indian ruler to make such international treaties to ensure peace through negotiation. और अशोका वो पहले राजा थे जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रीटीज़ बनाई थी कि हमारे बीच में इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ट्रेड कर सकते हो, हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसी ट्रीटीज़ बनाई थी जिसमें उन्होंने नेगोशिएट किया था कि ठीक है, अगर आप आना चाहते हो आप इतना टैक्स ले सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप मनमाना लोगे। तो दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स लिख के उसमें एक मिडवे ढूंढा, नेगोशिएट किया और एक ट्रीटी साइन करी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे पीस और हार्मनी थी। और यही काम हम भी कर सकते हैं। Ashoka's policy of protection of animals from unwanted sacrifices began its appeal for compassionate treatment of domesticated animals and conservation of wildlife in the world. हमारे लिए भी आज की डेट में अगर आप देखोगे तो मतलब चाहे वो कोई भी एनिमल हो, उसको मारा जा रहा है, एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनको उनके स्किन के लिए, उनके हॉर्न के लिए या उनकी मीट के लिए मारा जा रहा है। तो अशोका की पॉलिसी थी जिसमें वो एनिमल्स को अनवांटेड सेक्रीफाइसेस से प्रोटेक्ट कर रहे थे और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था अपने सब्जेक्ट्स को टू बी कंपैशनेट कि आप जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, मतलब आपके पेट एनिमल्स हैं, उनको भी बहुत प्यार से ट्रीट करो और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करो। Another striking feature of Ashoka's 4-decade-long rule was the setting up of one of the first welfare states in the ancient world with equal laws and punishments for all its subjects. अशोका जो था, एक और जो उसका स्ट्राइकिंग फीचर था अशोका का था, जिसमें वो 40 साल तक उन्होंने राज किया था, तो उसमें एक क्या था, सेटिंग अप ऑफ वन ऑफ द फर्स्ट वेलफेयर स्टेट्स। एक वेलफेयर स्टेट उन्होंने बनाई थी जहाँ पे सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, लॉज इक्वल होंगे, पनिशमेंट इक्वल होंगे, जहाँ पे किसी तरीके की इनइक्वालिटी नहीं होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Ashoka stands out as a beacon of tolerance to other faiths or divergent views, which is important for our leaders to understand. हमारे जो लीडर्स हैं वो धर्म के नाम पे कम्युनल राइट्स करा रहे हैं, वो पंगे कर रहे हैं, लेकिन अशोका का वो टॉलरेंट थे, मतलब अपनी रिलीजन, अपनी वैल्यूज़ और अपने आइडियोलॉजीज़ के अलावा वो दूसरों की रिलीजन, उनके सेक्स, उनकी आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट करते थे, ऑनर करते थे और उनके हिसाब से क्या था, दैट यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग, और हमारे लीडर्स को भी वही करना चाहिए। अब कंक्लूजन में आपने क्या लिखा, आई बिलीव reiteration of these points will help the ordinary man and the government to strengthen their value system and the society. मुझे लगता है कि ये जो points हैं, जो आप ये points अगर किसी ordinary man को दो या government को दो, कि उनका जो value system होगा खुद के लिए और society के लिए, वो और strong हो जाएगा। I shall feel obliged if you are good enough to publish my views in the column of your esteemed Delhi. मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ रहूँगा, obliged रहूँगा अगर आप मेरे ये views जो हैं वो अपने पेपर में, न्यूज़पेपर में छाप दें तो। So thanking you, yours faithfully. You can write your name, you can write your designation if you want. So yes, we are done with this chapter where we have seen the explanation, summary, question answers and grammar solutions. I hope you have found it easy. It was not that difficult. Also, do not forget to like, share and subscribe if you liked watching this video. And you can find all our videos easily on our channel, our website, which is magnetbrains.com. There you can just go, click on the class, click on the subject, and once you click on the subject, the topics will appear. Click on the topic you wish to study and your video will appear. That's it. Simple. Thank you so much. I'll see you soon in my next video. तब तक के लिए take care of yourselves. Bye bye.